जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां 20 तारीख को 288 सीटों के लिए चुनाव होना है। और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं तो जो भी आपको बताऊंगा वो रिपोर्ट्स के बेस पे होगा। सो इट्स बेटर कि हम मुंबई चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र सुभाष शिर्के जी के पास, जो बेहद ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, पर्टिकुलरली महायुति और विकास महा एमवी कौन बड़ा भारी, कहां जा रहा है महाराष्ट्र, किसके पल्ले गिरेगा महाराष्ट्र। टॉस 20 को होना है, 23 को रिजल्ट्स आने हैं। लेट्स सी, लेट्स गो टू सुभाष जी। सुभाष जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे साथ, वेलकम। और आपसे मैं जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स के लिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में जो इस बार का चुनाव है उस पर कुछ साया लोकसभा चुनाव का भी है। आप जैसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर सीमित रह गई थी महाराष्ट्र में 48 में से, और शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 7 सीटों पर सीमित रह गया था, और एक जो सीट है वो अजित पवार ने हथिया ली थी। तो अगर ये लोकसभा का गणित देखा जाए तो लगभग 160 से ज्यादा विधानसभा सीटों में लोकसभा के चुनाव के मुताबिक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जो एमवीए जिसे कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट शामिल है, इनको बढ़त है। यानी अगर लोकसभा के चुनाव का नतीजा देखा जाए तो 160, यानी महाराष्ट्र में अगर किसी को भी विधानसभा हत्या लेनी है तो 145 सीटों की जरूरत होती है। तो एमवीए के पास 160 सीटों पर ज्यादा बढ़त लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक है। लेकिन जो वातावरण लोकसभा चुनाव के वक्त था, बीजेपी के खिलाफ एक लहर जैसी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों से बीजेपी और उनके साथी पार्टियों की सत्ता है। कई सारी ऐसी घोषणाएं उन्होंने की थी जिस पर लोगों में नाराजगी थी, और जाहिर है कि एक जो एंटी इनकम्बेंसी आती है वो एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी। लेकिन जो लहर लोकसभा चुनाव में दिख रही थी वो इस बार नहीं दिख रही है, विधानसभा चुनाव में वो नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि संविधान बचाव का था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महाराष्ट्र से आते हैं, उनका उनके जो समर्थक है वो ज्यादा महाराष्ट्र में है, तो एक उसका भी फायदा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को हुआ था। लेकिन संविधान का मुद्दा अभी इस बार नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने जो पहली बार रैली की थी अभी 2 दिन पहले, जिसमें राहुल गांधी शरीक हुए थे मुंबई में, तो उसमें उन्होंने संविधान बचाओ का मुद्दा उठाया था। लेकिन लोगों में लोकसभा के दरमियान जो भावनाएं थी वैसी भावना यहाँ पे नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी और साथी पार्टियों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला था, इसलिए उसके बाद बीजेपी और आरएसएस का जो विंग है वो बिल्कुल काम पे लगा हुआ था, और उन्होंने कई विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में दौरा करके वहां पर अपनी संगठन जो है वो मजबूत करने का कोशिश की। क्या गलती हो गई इसके बारे में आकलन करने की कोशिश की, और उससे कुछ चीजें बदली। जैसे लोक लुभावन घोषणाएं काफी बड़े पैमाने पे की गई, सरकार की तिजोरी पर इसका क्या असर होगा ये न देखते हुए सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ये सारी चीजें की गई। उसमें सबसे बड़ी जो घोषणा है मध्य प्रदेश के तर्ज पे लाडली बहना योजना, उसमें हर महीने 1,500 रुपया महिलाओं को देने के लिए जो सरकार ने स्कीम बनाई। मेरे घर में जो मेड काम करती है उसके भी जेब में, उसके भी अकाउंट में 1,500 रुपया आए हैं, और लगातार 3 महीने आ गए हैं। तो जाहिर है कि महिलाओं को लुभाने की ये कोशिश हो गई थी। दूसरी कई चीजें और सरकार ने घोषणा की। सरकार के जो भी हिस्सेदार हैं, जो विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको काफी धन दिया गया उनके चुनाव क्षेत्र में खर्च करने के लिए, जिसके तहत लोगों में एक भावना रहे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। और यही कारण है कि आज एकनाथ शिंदे सरकार की टैगलाइन है, हमने करके दिखाया और बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे सारे जगह पे पोस्टर्स उन्होंने लगाए हैं। एकनाथ शिंदे गुट बहुत ही
आक्रामक रूप में इस चुनाव को फेस कर रहा है और हम देख रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा एकनाथ शिंदे गुट का जो प्रभाव जो है वो पूरी जो रणनीति है विधानसभा चुनाव की उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि वो बहुत आक्रामक तरीके से आगे जा रहा है। बीजेपी में सबसे बीजेपी का चेहरा इस बार देवेंद्र फडणवीस है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इनके खिलाफ मराठा समाज काफी आक्रामक है। आप जैसे जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा समाज की जो भूमिका है वो काफी अहम रही है। बड़ा वोटर बेस है, जैसे जाट बेस हरियाणा में होता है वैसे ही यहाँ पे है। लेकिन मराठा एक मुश्त वोट नहीं करता, मराठा कई पार्टियों में बटा हुआ है और इसमें मराठा आरक्षण को लेकर जो नीति अपनाई थी बीजेपी सरकार ने, उसको लेकर मराठाओं में काफी आहत आक्रोश है। मनोज जरांगे जो मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने सीधे देवेंद्र फडणवीस पर काफी निशाना साधा, काफी आलोचना उनकी की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी गठबंधन को। एक उदाहरण के तौर पे मराठवाड़ा जो इलाका है जहां पे मराठाओं की सबसे ज्यादा वोटर बेस है, वहां पे 8 लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, वहां से 7 चुनाव क्षेत्र में बीजेपी और साथी पार्टी हार गई थी और ये सारे 8 में से 7 जो सीटें हैं वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो एमवीए के गठबंधन के पास चलेगी। तो ये आक्रोश जो था वो इतना अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि जो 2000 अभी जो लोकसभा चुनाव का जो अभी माहौल हमने देखा, उसमें लगभग 144 सीटें ऐसी है जिसमें 25,000 से भी कम का मार्जिन है जीतने का उम्मीदवारों का। बीजेपी और साथी पार्टियों ने ये 144 सीटों पर ज्यादा नजर रखी हुई है और जो उन्होंने हरियाणा में काम किया कि कई सारे इंडिपेंडेंट्स खड़े किए, कई सारी छोटे छोटे दलों को उन्होंने थोड़ा बल देने की या ताकत देने की उन्होंने कोशिश की, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। आपको पता है कि एक तरफ कांग्रेस गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन है और तीसरा मोर्चा एक खड़ा हो गया है महाराष्ट्र में, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां हैं। जो राजू शेट्टी जो कभी कोल्हापुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, हार गए वो इस बार 2024 में, लेकिन उनकी पार्टी है जो किसानों की पार्टी है। दूसरा छत्रपति संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के गद्दी के वारिस हैं, वो अलग लड़ रहे हैं। हालांकि उनके पिताजी जो है वो कोल्हापुर से माफ कीजिएगा कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन्होंने अपनी अलग से कुटिया खोली है और वो चुनाव में उन्होंने कुछ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बाकी और छोटे दल है वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो दल है उनको बीजेपी ताकत दे रही है और अंदेशा ये है कि ये जो 144 सीटें हैं इसमें से अगर 5-10 हजार का भी हेराफेरी हो गई वोटों की, तो उसका फायदा बीजेपी और उनके गठबंधन के साथी जो है उनको होगा। अजय जी। अच्छा, एक चीज बताइए सुभाष जी, आप तो ग्राउंड पे हैं, ये जो फैक्शनलिज्म है, जैसे कि शिवसेना में शिंदे गुट, उद्धव जी, शरद पवार, अजीत, इसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है या चुनाव में कहीं ना कहीं असर डालेगा? साथ में एक और मेजर चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नागपुर का क्या रोल है इस बार महाराष्ट्र चुनाव, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, अखबारों में आप देखते हो। नागपुर का जो सवाल है, नागपुर में पूरी तरह से बीजेपी की ताकत वहां पे है और वो हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। बीजेपी ने जो सारे नागपुर के जो सीटें हैं विधानसभा की, उसमें बढ़त पाई है लोकसभा चुनाव के बाद। नहीं, मेरा नागपुर से मतलब, मेरा आप समझ रहे होंगे, विदर्भ की बात कर संघ, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं ना कि कौन बनेगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, और जिस तरह की बातें आई कि पिछले कुछ चुनावों में स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जो दिखा कि आमतौर पे तो माना जाता है ना कि मदर पार्टी जो है आरएसएस, वही काम करता है वोटर्स को घर से वोटिंग प्लेस तक ले जाने का। वो शायद पिछले कुछ चुनावों में दिखा नहीं। हरियाणा में लोग कहते हैं कि शायद दिखा, इसीलिए रिजल्ट्स आए। कहां तक महाराष्ट्र में, क्योंकि वो तो गढ़ है संघ का, क्या स्थिति है?
क्योंकि हिंदुत्व की बात अब जब करते हैं ना, तो दिमाग में महाराष्ट्र की हिंदुत्व की बात जब होती है तो एक तो नागपुर आता है, दूसरा ठाकरे परिवार आता है। आज ठाकरे परिवार, इंडिया अलायंस, नागपुर अगर पीछे, तो क्या होगा बीजेपी का? आप विस्तार से इस पे आप बेहतर बता सकते हैं जी सुभाष। देखिए, लोकसभा चुनाव में संघ के कुछ कार्यकर्ता प्रचार से दूर रहे, क्योंकि अजित पवार साथ में आए थे और अजित पवार बीजेपी से उनका जो अलायंस हुआ था उसको लेकर आरएसएस में काफी प्रतिक्रिया उठी थी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो हार का सामना बीजेपी और गठबंधन को करना पड़ा, उसका ठिकरा आरएसएस की जो मुख्य पत्रिकाएं हैं उसमें अजित पवार के अलायंस पर फोड़ा गया। और बात यहां तक चली गई थी कि अजित पवार को विधानसभा चुनाव में बाजू में रखकर शिंदे गुट और बीजेपी ये चुनाव लड़े, तभी कुछ ठीक हो जाएगा विधानसभा चुनाव में, ऐसा एक वातावरण बना हुआ था। लेकिन अजित पवार को साथ में लेकर ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने यह तय किया कि अजित पवार को अभी अकेला छोड़ नहीं सकते और अजित पवार को साथ में लेकर ही चुनाव पर अभी बीजेपी गठबंधन जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आरएसएस अपने कार्यकर्ता उससे आहत थे। उनका ये था कि जिस अजित पवार के खिलाफ हम लोग इतने सालों से बोल रहे थे, करप्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, आज उन्हीं के पार्टी के समर्थन में हम कैसे बात करें, ये जरूर यानी उनमें दो राय थी इसको लेकर। और अजित पवार को लेकर जो वातावरण था वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हालांकि विधानसभा चुनाव में प्रचार में अभी भुला दिया है वो, और पूरी तरह से वो काम में लगे हुए हैं। जो बूथ कमेटी जो है उसमें आरएसएस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और बाकी 2025 में जैसा कि आप जानते हैं कि आरएसएस को 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी और आरएसएस चाहेगा कि महाराष्ट्र में उनकी सत्ता रहे और इसलिए वो कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। रहा सवाल शिवसेना गुट में दो फाड़ होने का, तो उसमें ये हमने देखा कि उद्धव ठाकरे गुट को लोगों ने ज्यादा पसंद किया लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो एक उद्धव ठाकरे को जो सिंपैथी थी वो सिंपैथी वेव अब दिख नहीं रही है यहाँ पे। इसलिए एकनाथ शिंदे गुट भी बहुत जोरों से प्रयास कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले अपने पास, और उसके लिए उन्होंने कोशिश की। उद्धव ठाकरे अभी भी वही राग आलाप रहे हैं कि सिंपैथी वेव जुटाने की। कई जगह पे हो रहा है, कई जगह पे नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग एक बार वोट देते हैं उसके बाद दोबारा उसी मुद्दे पे वोट नहीं देते, ये अब तक हमने चुनाव में देखा है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे को अपना गठबंधन जो है, और शिवसेना का जो गठबंधन का स्टाइल है, आप जानते हैं कि पूरी तरह से माफिया सिस्टम है। वार्ड लेवल से वो शुरू होता है, ब्लॉक लेवल से शुरू होता है और लोकसभा क्षेत्र तक चला जाता है। तो वहां पर जो सिस्टम है उसी को लेकर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। हालांकि संसाधनों की कमी उनके पास है, ईडी और सीबीआई के कारण उनके कई सारे जो नेता जो धनी थे वो धनी नेता शिंदे गुट के पास चले गए हैं, इसलिए संसाधनों की उनको कमजोरी उनके पास है। लेकिन एनसीपी शरद पवार गुट जो है वो उनके साथ है, और शरद पवार गुट, कांग्रेस, इन्होंने मिलकर काफी जगह पे प्रयास किया कि जो बगावत है वो कम हो जाए और आपस में तालमेल रहे। जो लोकसभा चुनाव में उनको फायदा मिला वैसा ही फायदा उनको माफ कीजिए, उनको देखने को यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको मिले। तो एक तरह से शिवसेना गुट जो है वो, उसमें विधानसभा चुनाव शिवसेना गुट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ते हैं मुंबई में। पहली बार वो चुनकर आ गए थे 2019 में। ठाकरे परिवार का कोई एक आदमी पहली बार चुनाव मैदान में उतरा हुआ था। इस बार मिलिंद देवरा को वर्ली में खड़ा किया है, तो जाहिर है कि आदित्य ठाकरे को ब्लॉक करने की कोशिश वहां पर की है। एमएनएस ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, लगभग 160 से ज्यादा कैंडिडेट्स एमएनएस ने खड़े किए हैं। तो एमएनएस का भी उद्देश्य यही है कि वो वोट कटवा पार्टी हो और वो उसका फायदा बीजेपी और गठबंधन को मिले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।